तो राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बेहद तेज है। आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि आज इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के तमाम विधायक एक बार फिर से सीएम आवास पहुंच रहे हैं। और खबर यह है कि 18 तारीख को जिस दिन मतदान होना है, इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक एक साथ विधानसभा की ओर कूच करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा जो बेहद ही आशान्वित नजर आ रही थी, और खासकर परिमल नाथवानी के बारे में जो तमाम दावे किए जा रहे थे, जिस तरीके से सर्वदलीय निर्दलीय बताते हुए उनको रिकॉर्ड को सामने लाते हुए यह बतलाने की कोशिश की जा रही थी कि परिमल नाथवानी का हारना एक बड़ा संकेत होगा। और खासकर अडानी अंबानी की नजर जिस तरह झारखंड में लगी है, तो परिमल नाथवानी को शिकस्त देना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए थोड़ा सा असहज करने वाला होगा। उसे भविष्य में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बावजूद इसके जो भाजपा की ओर से दावे आ रहे थे कि इंडिया गठबंधन में टूट होगी, महागठबंधन में टूट होगी, अब वह चीज पलटती नजर आ रही है। और भाजपा के तमाम विधायकों को रेडिएशन ब्लू में बुलाया गया, क्वारंटाइन किया गया है। वह भाजपा जो कहती है कि देश की या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अनुशासित पार्टी है, आखिर उस पार्टी के विधायकों में या उस पार्टी में ये खलबली क्यों है, ये डर क्यों है कि उसके विधायक टूट सकते हैं? क्या बंधु तिर्की ने जिस बात की ओर इशारा किया था कि भाजपा के 3 विधायक उसके संपर्क में, उसमें दम है, या भाजपा को लगता है कि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है? आखिर क्या कारण है कि होटल रेडिएशन ब्लू में तमाम विधायकों को बुलाया गया है? इस वक्त हमारे साथ मनीष आनंद जी हैं। मनीष जी, आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमें लगता है कि सह और मात का खेल चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस या जेएमएम में। खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, पहले जिस पोजीशन पर कांग्रेस थी, आज उस पोजीशन पर बीजेपी नजर आ रही है। जैसे ही परिमल नाथवानी का नामांकन हुआ या उनकी एंट्री हुई झारखंड राज्यसभा चुनाव में, तो एक डर सा माहौल कांग्रेस के अंदर दिखा। हाँ, कांग्रेस के अंदर डर सा माहौल था। जेएमएम कितना साथ देगी, नहीं साथ देगी, इसको लेकर भी आशंकाएं थी। आरजेडी के 4 विधायक है, वो कितना साथ देंगे, नहीं देंगे, एकजुट रहेंगे, नहीं रहेंगे, वो भी एक डर था। लेफ्ट पार्टी को लेकर उतना डर नहीं था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी को लेकर एक डर था। अपने विधायकों को लेकर भी कांग्रेस पार्टी के अंदर डर था कि कहीं ऐसा ना हो। लेकिन जिस तरीके से वर्क किया है कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ, हम कहेंगे यहाँ पर प्रणव झा ने जिस तरीके से इन सब चीजों को दिखाया, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि ये भले आंकड़ों के हिसाब से दिखे कि उनके लिए सीट है, लेकिन जिस तरीके से बिसात बिसाई जा रही थी परिमल नाथवानी के माध्यम से, वो लग रहा था कि उनकी राय मुश्किल हो सकती है। लेकिन उन्होंने एक एक करके पहले तो सभी चीजों को समझा और एक एक जो पेच था, मुझे लगता है उन सभी पेचों को दूर किया। भूपेश बघेल आए, भूपेश बघेल आके मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, इस चीज के लिए आश्वस्त किया कि जेएमएम अपना दूसरा उम्मीदवार नहीं देगी। फिर इस चीज के लिए आश्वस्त किया कि जो 6 विधायक होंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो 6 विधायक कांग्रेस पार्टी को के कैंडिडेट को वोट करेंगे। और इन सब चीजों को फिर रिकॉल किया गया, जैसे कि सोमवार को फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। ये लग रहा था कि आरजेडी कमजोर कड़ी हो सकती है, तो प्रणव झा खुद पटना पहुंचे और वहां पर तेजस्वी यादव से मुलाकात की, उन सब चीजों को समझाया। तेजस्वी यादव ने अपने 4 विधायकों से बात की और उनको साफ निर्देश दिया कि जो है वो कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देना। जिस तरह की गलतियां बिहार में हुई थी, बिहार में तेजस्वी यादव ने आरजेडी के उस विधायक पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि अगर उस विधायक पर कार्रवाई करते तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव की कुर्सी जा सकती थी। लेकिन यहाँ वो सीन नहीं है, इसलिए जो 4 विधायक हो उनको तेजस्वी यादव ने निर्देश दिया है। और जो लालू परिवार के सबसे विश्वस्त माने जाते हैं भोला यादव, उनको एक तरीके से अघोषित पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर भेज दिया। जैसे ऑब्जर्वर के रूप में भूपेश बघेल आए, उसके लिए तो नोटिफिकेशन जारी किया गया कांग्रेस पार्टी तब से, लेकिन आरजेडी ने तेजस्वी यादव ने अघोषित रूप से भोला यादव को यहाँ पर भेज दिया। भोला यादव का मतलब आप समझिए कि तेजस्वी यादव और लालू यादव ही मौजूद है, हाँ रहते हैं।
किसी को टिकट लेना हो, या तमाम तरह की चीजें जो है वो भोला यादव के माध्यम से ही लालू यादव के जमाने में जाती थी। अभी भी उतनी सक्रियता नहीं है, लेकिन अभी भी भोला यादव की उतनी, तो उनको भेज दिया है। तो ये एक मैसेज आरजेडी भी अपने तरीके से दे रही है। कांग्रेस अगर भूपेश बघेल को भेज रही है तो तेजस्वी यादव भोला यादव को भेज रहे हैं, और पूरी तरीके से जो गठबंधन की सीटें हैं, गठबंधन के जो वोट है वो कांग्रेस उम्मीदवार को के पक्ष में चाहे वो जा रहा है। और जो बाकी के बचे हुए 2 दिन हैं, उन 2 दिनों में कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति ना ही बने, इसके लिए आप देखिए कि अब मुख्यमंत्री भी अपने तौर पर पहल कर रहे हैं, विधायकों को भोज पर बुला रहे हैं, एक तरीके से उनको संरक्षण भी दे रहे हैं और उन पर मॉनिटरिंग भी, अपने नियंत्रण भी कर रहा है। तो ये सब चीजें जो आखिरी वक्त में जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा हुआ, और आखिरी वक्त में जिस तरीके से बीजेपी के लिए चीजें ढीली पड़ती जा रही है। प्रणव झा के पास चुनौती क्या है? प्रणव झा के पास चुनौती यह है कि उनके पास जो 28 विधायक है उनको एकदम इंटैक्ट रखना, और अतिरिक्त वोट को जोड़ सकते हैं तो जोड़ ले। लेकिन बीजेपी के लिए क्या चुनौती है? बीजेपी के लिए चुनौती है, एनडीए के लिए चुनौती है कि उनको 4 वोट लाना है, ये चुनौती है। तो यही थोड़ा सा अंतर है। अब जो सोमवार को बैठक हुई उसमें 7 बीजेपी के विधायक नहीं आए, अलग अलग कारणों से नहीं आए, कोई निजी कारण था, कोई स्वास्थ्य कारण था, इस तरह की चीजें अभी भी जो होटल रेडिएशन में बैठक चल रही है, खबर है कि 5 से 6 विधायक अभी भी नहीं पहुंचे हैं। हाँ, नहीं पहुंचे। अब रागिनी सिंह अभी तक नहीं पहुंची है, आलोक चौरसिया नहीं पहुंचे हैं। बताया गया कि जैसे आलोक चौरसिया के पिताजी का कल श्राद्ध क्रम था, इस तरह की निजी चीजें कही थी। लेकिन अब जो आखिरी के 48 घंटे होंगे, आज के बाद हम इसको अगर जोड़ ले, तो वो 48 घंटा कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एनडीए को एकजुट रखना, बीजेपी को अपने आप को भी एकजुट रखना, एनडीए को भी एकजुट रखना, क्योंकि एक विधायक बोले सरयू राय भी गैर हाजिर थे। सरयू राय प्रस्तावक भी हैं, लेकिन गैर हाजिर रहे तो शंकाएं तो होती हैं। अब एक विधायक है एलजेपी के, एक विधायक है आसू के, एक विधायक है जेडीयू के, तो इन सब चीजों को जदयू के विधायक सरजू राय नहीं पहुंचे हैं, पर उस बैठक में होटल रेडिएशन फ्लो में जनार्दन पासवान पहुंच गए हैं। हाँ। उज्जवल दास पहुंच गए हैं, और तमाम दूसरे विधायक, मंजू देवी पहुंच गए हैं। अभी देखिए, अभी देवेंद्र जी कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन जो आखिरी 48 घंटा, खासतौर पे जो 17 तारीख है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और बीजेपी के लिए, प्रनमन नाथवानी के लिए 4 अतिरिक्त वोट अपने चीजों को संभालना है। जैसे पहले कांग्रेस के लिए चुनौती थी कि कांग्रेस के विधायकों को पहले बचा के रखो, फिर जेएमएम के विधायकों को जोड़ो, फिर आरजेडी के विधायकों को जोड़ो। तो इस होमवर्क को बेहतर तरीके से मुझे लगता है कि प्रणव झा ने अपने तौर पर किया है। परिमल नाथवानी और सीएम हेमंत का साथ मिल चुका है। हाँ, साथ मिल चुका। अब एक तरीके से हेमंत सोरेन का संरक्षण उनको प्राप्त है, जो शुरुआत में ऐसा नहीं दिख रहा था। सारी गलतफहमियां दूर होगी, और ये जो अति में और भी रिश्ते और भी सीमेंटेड हो गए। हाँ, जो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि उस तरीके का संरक्षण जेएमएम की तरफ से नहीं है। नॉमिनेशन प्रक्रिया में जो परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन को लेकर जो भी चीजें हुई, उसमें भी ऐसा लगा कि उस तरीके का संरक्षण है। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री की तरफ से गठबंधन के विधायकों की एक तरह से बैठक, मीटिंग, अब इसको जो भी तरीके से आप अपने नियंत्रण में लेने के वो कर रहे हैं, तो अब ये लग रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं, अब ये 2 सीटें जीतना, मतलब पूरा कोर कमान जो है सीएम हेमंत अपने हाथ में ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप चाहेंगे कि वो एक मैसेज भी जाए, क्योंकि अगर प्रणव झा हारते हैं तो कांग्रेस की तो हार होगी। हेमंत सोरेन के पर भी सवाल उठेंगे कि देखिए, प्रस्ताव आपके कब्जे से बीजेपी सीट छीन कर ले गई। बिहार में ले गई वो अलग बात है, क्योंकि बिहार में आप सत्ता में नहीं है। यहाँ मध्य प्रदेश में ले गई, वहां आप सत्ता में नहीं है। लेकिन झारखंड में आपके सत्ता में होने के बावजूद भी अगर बीजेपी आपसे सीट छीन कर ले जाती है, तो ये आपके ऊपर भी कई तरह के सवाल हो सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन भी उन सब चीजों को, और शायद लगता है कि हेमंत सोरेन भी आखिरी वक्त का इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस के भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने, थोड़ा सा झुकने का इंतजार कर रहे थे कि आइए। इस बारे में एक खबर जो मुझे आ रही है कि दरअसल ये जो पूरा ड्रामा चला जेएमएम और कांग्रेस के बीच में, ये बिल्कुल प्रायोजित था। इसलिए दावे किए जा रहे हैं कि सीएम हेमंत की सहमति से ही प्रणव झा की उम्मीदवारी तय हुई, और सीएम हेमंत ने कांग्रेस को इन्फॉर्म करके बैद्यनाथ राम की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। और ये चीजें लोकल स्तर पर स्थानीय कार्यकर्ताओं को जानकारी नहीं थी कि चीजें ऊपर कर दी गई। देखिए, हमारी जो
कांग्रेस के मतलब विश्वस्त सूत्रों से बातचीत हुई, उनका ये कहना था, दावा था कि तेजस्वी यादव को और हेमंत सोरेन को, दोनों ही नेताओं को कांग्रेस की तरफ से, मतलब खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से पहले ही उनको प्रणव झा के बारे में बता दिया गया था, जब उनके नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तभी, पहले ही। लेकिन कई बार पॉलिटिक्स में क्या होता है कि जैसा कि जेएमएम भी कहती है कि अपने कार्यकर्ताओं को देखना पड़ता है, समझना, ये उनके कार्यकर्ताओं में ये मैसेज ना जाए कि देखिए एक सीट तो उन्होंने दे दिया। हालांकि अगर गठबंधन के तहत देखे तो एक किसी ट्राइबल को नहीं दिया। हाँ, एक जेएमएम के पास और एक कांग्रेस के पास होना चाहिए, हाँ। जो गठबंधन का प्रारूप है उसके हिसाब से जो उनके विधायकों की संख्या है। लेकिन उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 सीटों पर दावा कर रहे थे, तो उसको अपने कार्यकर्ताओं को भी एक मैसेज देना है, तो वो एक मैसेज उन्होंने दिया है। और जो बैद्यनाथ राम का जो कार्ड चला है, क्योंकि सभी तो यही क्यास लगा रहे थे, हम आप सब क्यास लगा रहे थे कि सोरेन परिवार से, सोरेन परिवार से भी हो सकता है। अगर सोरेन परिवार से नहीं होगा तो भी कोई ट्राइबल होगा, क्योंकि ये जो सीट है वो शिबू सोरेन की सीट है, आदिवासी की सीट है, तो हेमंत सोरेन किसी आदिवासी को बनाएंगे अपना प्रतिनिधि। लेकिन जो जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने चाल चली है, उनको ये लगा कि आदिवासी तो उनके साथ है ही, इसमें अगर दलित को जोड़ दिया जाए तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसका असर पड़ता हुआ देखा। मेरी कल कई दलित विधायकों से बात हुई, ऑफ द कैमरा, ऑन द कैमरा वो कुछ बोले, ऑफ द कैमरा स्वीकार कर रहे हैं, भाजपा के विधायक स्वीकार कर रहे हैं कि 20 वर्षों में, 22 वर्षों में भाजपा ने किसी दलित को नहीं भेजा राज्यसभा। यह कोशिश सीएम हेमंत की ओर से की गई और कहीं ना कहीं वे तारीफ करते दिख रहे हैं। हाँ, देखिए हेमंत सोरेन तो हम कह सकते हैं कि इस मामले में उन्होंने ट्रम्प कार्ड खेल दिया, जिसके पास कोई जब। अब ये सोचिए कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 कैंडिडेट को उतारती तो दूसरे कैंडिडेट के रूप में बैद्यनाथ राम होते या कोई आदिवासी होकर होता, तो अगर मान के चलते हैं कि दूसरे उम्मीदवार के रूप में बैद्यनाथ राम होते, तो बैद्यनाथ राम को कौन वोट नहीं करता? करता है, मजबूरी हो जाती दलित के। अगर आप उनको वोट नहीं करेंगे तो एक चेहरा जाएगा कि देखिए दलित एक आया था, उसको वोट नहीं किया। तो ये मैसेज अपने तौर पर दिया, इसलिए बैद्यनाथ राम की सीट अभी सब लोग सुरक्षित मान के चल रहे हैं कि जेएमएम का है तो जेएमएम के चले जाएंगे। और जो ये बैद्यनाथ राम के कारण ही भाजपा में जो स्थिति पैदा हो रही है, जो आप तस्वीर देख रहे हैं कि भाजपा के तमाम विधायकों को रेडिएशन ब्लू में बुलाया गया है। दरअसल जो भाजपा के दलित विधायक हैं, उनके अंदर एक बेचैनी तो सीएम हेमंत ने पैदा कर दी, एकदम पैदा। आप देखिए हेमंत सोरेन के पास, हेमंत सोरेन आदिवासी, नंबर 2 पे राधाकृष्ण किशोर दलित। अब राज्यसभा किसको भेज रहे हैं? तो एक दलित को भेज रहा है। तो ये जो मैसेज कन्वे करना है, ये मैसेज उन्होंने अपने तौर पर कन्वे कर दिया है झारखंड के लोगों को भी और देश के लोगों को भी, कि आदिवासी के ही वो नेता के रूप में नहीं है, उसमें अपने आप एड ऑन कर रहे हैं, उसमें दलितों को भी, हाँ, दलित को भी जोड़ रहे हैं, ओबीसी को भी अपने तौर पर वो जोड़ने की। अब आरजेडी उनके साथ गठबंधन में है, जयराम महतो बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। तो जयराम महतो की आपने चर्चा की, जयराम महतो का कल मैंने इंटरव्यू किया और जयराम महतो से मेरा सवाल था कि प्रणव झा और परिमल नाथवानी दोनों ही गैर झारखंडी चेहरे, इस बार जयराम महतो क्या करेंगे? जयराम महतो के उस स्टेटमेंट को सुना जाए तो चीजें साफ। उन्होंने कहा कि सरकार से लड़ना आसान है, गुंडा से लड़ना आसान है, किसान से लड़ना आसान है, बाजार में लड़ना आसान है, पर आपके सामने यदि एक उद्योगपति हो तो लोकतंत्र और गणतंत्र सब बातें किताब की हो जाती है। आप एक उद्योगपति से नहीं लड़ सकते, कोर्ट कानून सब कुछ उसकी जेब में होता है। यदि इस स्टेटमेंट को आप समझें, इसको डिकोड करने की कोशिश करें, तो क्या नहीं लगता कि जयराम महतो एक बड़ा इशारा कर दिए? देखिए, आपने कहा कि प्रणव झा बाहरी, तो थोड़ा सा मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखूंगा। इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि ठीक है वो भागलपुर बिहार के हैं, लेकिन उनकी जो परवरिश हुई है, राजनीतिक पाठशाला शुरू वो झारखंड से हुई, बोकारो से संयुक्त, उस समय संयुक्त बिहार रहा होगा और अभी भी बोकारो। और जयराम महतो भी उसी क्षेत्र से आते हैं, बोकारो धनबाद क्षेत्र से आते हैं। तो ये एक कनेक्शन उसमें जुड़ रहा है। ठीक है, एक आम कार्यकर्ता, एक आम नेता प्रणव झा, कोई ऐसे तो बड़े उद्योगपति या कोई राजनीतिक घराने से वो है नहीं, तो ये एक मैसेज है प्रणव झा के रूप में। जयराम महतो एक आम आदमी से एक विधायक बना, तो ये दोनों चीजें कनेक्ट हो रही हैं यहाँ पर। इसलिए हाँ, ये अब ये है कि जयराम महतो पहली वरीयता का उनको वोट करेंगे या दूसरे वरीयता का वोट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जयराम महतो का दोनों वोट
जो है वो, क्योंकि मेरी भी कल जयराम महतो से मुलाकात हुई, मैंने भी उनके साथ कुछ समय बिताया, इंटरव्यू किया, तो उनसे जो बातचीत की और जो समझने की कोशिश में यही है, अब 1 नंबर पे किसको वो देते हैं, 2 नंबर पे किसको देते हैं, ये तो उनके विवेक पर है। और वो उन्होंने कहा भी कि मैं तो अपना वोट किसी को बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं किसी विधायक, किसी पार्टी विशेष का मैंने ये सवाल में पूछा था कि जयराम महतो के दिमाग में कुछ उलझन है, कुछ चीजें चल रही है, कुछ बेचैनी है। कहा कि बेचैनी झारखंड के लिए है, बेचैनी झारखंड के मुद्दों के लिए है। ये ठीक है, किसी एक पक्ष में हम मतदान करेंगे, पर ये चीजों का समाधान नहीं है। और सबसे बड़ा इशारा उन्होंने किया कि एक उद्योगपति से आप नहीं लड़ सकते हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए, अगर इस लाइन को आप डिकोड करिएगा तो उन्होंने मैसेज दे दिया कि वो उद्योगपति के साथ नहीं है। तो जो ये बातें थी कि बाहरी, हाँ ठीक है, प्रणव झा अगर ऑर्गेनिक रूप से कहेंगे तो वो झारखंडी नहीं है, लेकिन है तो झारखंड के ही मिट्टी में पले बढ़े हैं। और जिस क्षेत्र से जयराम महतो आते हैं उसी क्षेत्र से वो भी आते हैं, तो वहां से वो कनेक्ट हो गए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि प्रणव झा की पोजीशन पहले जो थी, प्रणव झा बहुत भारी पड़ रहे हैं। जो पहले पोजीशन, आज से 3-4 दिन पहले जिस पोजीशन में थे प्रणव झा, या जिस पोजीशन में नहीं थे या नहीं थे, जो परसेप्शन क्रिएट किया मीडिया की ओर से, हाँ, उस परसेप्शन को प्रणव झा ने अपने तौर पे तोड़ा है। और आज जब भाजपा के अपने तमाम विधायकों को होटल ग्रेडेशन ब्लू बुला रही है, तो यह परसेप्शन और भी धूल धल। अब जो हम बात करते हैं कि प्रद्युम्न नाथवानी को 4 वोट जोड़ना, अगर जयराम महतो का वोट कांग्रेस या प्रणव झा जोड़ लेते हैं, तो उनके वो तो एड ऑन कर रहे हैं ना, अपने वोट कर रहे हैं, और ये नहीं कर पा रहे हैं। तो यही अंतर, हालांकि अभी जो हम कहते हैं कि 24 घंटे 48 घंटे खबर और भी है ना, चंपाई सोरेन नाराज माने बताए जा रहे हैं। प्रद्युम्न नाथवानी की ओर से उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, वो ये कहा गया कि विधायक दल की वो बैठक में नहीं पहुंचे, कारण बताया गया कि वो लेट थे, रास्ते में थे, बाद में उनकी मुलाकात हुई, दोनों की मुलाकात हुई। लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि कोई बड़ा नेता बीजेपी का जो है वो कोई गेम करेगा खुले तौर पे। चाहे चंपई सोरेन है, रघुवर दास तो वोटर नहीं है, लेकिन उनकी बहू है पूर्णिमा दास, बाबूलाल मरांडी करेंगे या नवीन जायसवाल करेंगे। जो टॉप बेंच का नेता है वो नहीं कुछ कर सकता है, क्योंकि उसकी पोजीशन खराब होकर बड़े मुश्किल से उस पोजीशन पे पहुंचा है। लेकिन जो उसके नीचे का 2nd लेयर है, 3rd लेयर है, उस पर निगरानी रखने की जरूरत है और कई चीजें हो सकती है। मैं फिर उसी मुद्दे पर आता हूं। भाजपा इतने बचाव की मुद्रा में आ गई और पूरा परसेप्शन अब टूटता हुआ भाजपा का नजर आ रहा है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? कुछ विधायकों से मेरी बात हुई, उनका मानना है कि जिस तरीके से भाजपा का वर्तमान माने झारखंड नेतृत्व है और कई एक धड़ों में बटा हुआ, मरांडी का अपना धड़ा, चंपाई सोरेन का अपना धड़ा, सब अर्जुन मुंडा का अपना धड़ा, तो इसमें 2029 में किस चेहरे के भरोसे हम चुनाव जीतेंगे, ये सवाल वहां गूंज रहा है। यानी ये तो तमाम चेहरे हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, ये तमाम चेहरे उन्हें चुनाव जिताने की स्थिति में नहीं आए, यही बेचैनी है उनके अंदर। हाँ, आप ये बात सही कर रहे हैं कि बीजेपी के अंदर तो एक अपनी रेस चली रही है। अभी कल मेरी बात हो रही थी जामताड़ा में, तो जामताड़ा में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान, उनके खिलाफ नाराजगी है। जामताड़ा के अंदर तो देवेंद्र कुंवर भी नहीं पहुंचे हैं। तो उधर बताया गया कि वहां के जो जिला अध्यक्ष है वो प्रदीप वर्मा से कनेक्टेड है। तो आप कहाँ जामताड़ा, कहाँ प्रदीप वर्मा, तो ये स्थिति है। दुल्लू महतो की बीजेपी, प्रदीप वर्मा के बीजेपी, बीजेपी, दुल्लू महतो की बीजेपी आ गई, निशिकांत दुबे की बीजेपी, बाबूलाल मरांडी की बीजेपी, चंपई सोरेन की बीजेपी, रघुवर दास की बीजेपी, अर्जुन मुंडा की बीजेपी। तो इतने बीजेपी है, और ये इसलिए आप देखिए कि प्रद्युम्न नाथवानी उस दायरे से बाहर नहीं निकल पा, वो उसी उलझन को सुलझाने में लगे हुए, कभी रघुवर दास के पास जा रहे, कभी चंपई सोरेन के पास जा रहे, कभी बाबूलाल मरांडी के पास जा रहे। इन सब चीजों का, ये सब जो हम कहते हैं कि ये जो चक्रव्यूह बुना गया प्रणव झा के लिए, उस चक्रव्यूह को प्रणव झा ने अपने साथ, मुझे जो अभी दिख रहा है कि उन्होंने तोड़ा है। अब खुद से पहल करते हुए मुख्यमंत्री के पास भी गए, 2-2 बार गए, तेजस्वी यादव के पास गए। तो इन सब चीजों को जो किया है उन्होंने, तो ये थोड़ा सा जो हम कहते हैं कि बेहतर होमवर्क अभी दिख रहा है। प्रणव झा का बेहतर होमवर्क है। जो बैकफुट पर पहले प्रणव झा थे, अब वो फ्रंट फुट पर है। जो प्रद्युम्न नाथवानी पहले फ्रंट फुट पर नजर आ रहे थे, वो अभी फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये 2 दिन है, इन 2 दिनों में खासतौर पे 17 तारीख जो है वो सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। अपने विधायक पर कौन गठबंधन कितना नियंत्रण रख पाती है,
वो देखना होगा। तो ये हमारे हमारे साथ हैं मनीष आनंद जी। आप समझ सकते हैं जो मीडिया में एक सप्ताह पहले तक या 2 दिन पहले तक जो परसेप्शन चल रहा था कि महागठबंधन में फूट होगी, महागठबंधन में टूट होगी, वह परसेप्शन बदलता नजर आ रहा है। और होटल रेडिएशन की यह तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि भाजपा कितने डिफेंसिव मुद्रा में चली गई। इतनी आसान नहीं है अब परिमलनाथ मांझी के लिए झारखंड से राज्यसभा पहुंचना। और प्रणब झा जो कहीं न कहीं कमजोर पड़ते दिख रहे थे, निश्चित रूप से इस वक्त भारी दिख रहे हैं। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।